नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 8। सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे 14 राजनीतिक दलों को आज मायूस होना पड़ा। कोर्ट ने कहा कि नेता आम लोगों से ऊपर नहीं है, उनको कोई इम्यूनिटी नहीं दी जा सकती। राजनीतिक दलों ने फिलहाल अपनी अर्जी वापस ले ली है। मनीष सिसोदिया के यहाँ छापे, लालू यादव के यहाँ छापे, बीआरएस नेता के कविता से पूछताछ, महाराष्ट्र और बंगाल के नेताओं को समन, सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों की इन कार्रवाइयों को इनका दुरुपयोग मानते हुए 14 राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई, लेकिन अदालत ने अर्जी सुनने से इंकार कर दिया। कहा कि ये किसी एक पीड़ित व्यक्ति का मामला नहीं है, नेता आम लोगों से ऊपर नहीं होते, कोई विशेष शिकायत आए तो अदालत देख सकती है, लेकिन वह एजेंसियों के उपयोग को लेकर कोई गाइडलाइन जारी नहीं कर सकती, किसी को ऐसी इम्यूनिटी नहीं दी जा सकती। अदालत ने सलाह दी कि अगर राजनीतिक दल चाहें तो अर्जी वापस ले सकते हैं, तो उनकी ओर से पेश अभिषेक मनु सिंघवी ने अर्जी वापस ले ली, लेकिन कहा कि अदालत ने केस के मेरिट पर कुछ नहीं कहा है। उन्होंने इस वक्त एंटरटेन करने और आगे बढ़ने से मना किया, लेकिन बड़े स्पष्ट रूप से मेरिट्स पे, मुद्दे पे कोई भी ऑब्जर्वेशन विरुद्ध नहीं दिया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि हम इस वक्त इस व्यापक मुद्दे को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। अगर कोई इंडिविजुअल केस हो या कोई इंडिविजुअल मुद्दा हो तो उच्चतम न्यायालय के दरवाजे हमेशा खुले हैं। तीसरा, उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से एट दिस स्टेज शब्द का इस्तेमाल किया और फिर कहा कि हम इस याचिका को वापस ले सकते हैं, यानी बाद में भविष्य में अगर चाहें तो दूसरे रूप में ये याचिका वापस फाइल हो सकती है पुनः। सरकार के लिए फैसला बड़ी राहत वाला साबित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के बाद उसने फिर कहा कि भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई होती है तो वो एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हैं। विपक्ष के कुछ राजनीतिक दल भ्रष्टाचार करने से तो बाज आते नहीं। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने के बाद जब जांच शुरू होती है तो कभी सड़कों पर उतरते हैं, कभी सदन रोकने का काम करते हैं। सभी भ्रष्टाचारी एक मंच पर आने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये जनता में भी इनका चेहरा बेनकाब हुआ है और कोर्ट में भी असलियत जानने का मौका मिला है। इसमें कोई शक नहीं कि अदालत का ये रुख विपक्षी दलों के लिए एक झटके की तरह आया है। बड़ी उम्मीदें लेकर 14 विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ इंकार कर दिया। कहा नेताओं को आम लोगों से अलग अधिकार नहीं दिए जा सकते और ये भी कह दिया अगर मसला राजनीति का है तो इसे राजनीतिक तौर पर हल किया जाना चाहिए, अदालत में नहीं। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक चैनल के मामले में सुनवाई करते हुए अहम आदेश जारी करते हुए कहा कि मीडिया में सरकारी नीतियों की आलोचना राष्ट्र विरोध नहीं है। कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा और सील कवर रिपोर्ट पर भी व्यापक गाइडलाइंस जारी की हैं। केरल के एक मलयालम चैनल को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर प्रतिबंधित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि मीडिया में सरकार की नीतियों की आलोचना को राष्ट्र विरोधी करार नहीं दिया जा सकता। मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि वो सच को सामने रखे, लोकतंत्र मजबूत रहे, इसके लिए मीडिया का स्वतंत्र रहना जरूरी है। मीडिया से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो सिर्फ सरकार का पक्ष रखे। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हर बात में राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी फटकार लगाई और कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला हवा में नहीं दिया जा सकता, इसके लिए ठोस कारण दिए जाने चाहिए। अदालत संतुष्ट होने पर कारणों के साथ आदेश दे सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अदालत में सील कवर दाखिल करने की प्रथा पर भी सरकार को निशाना बनाया। इस पर गाइडलाइन बनाते हुए कहा कि सील कवर की प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय और खुले न्याय का उल्लंघन है। ये पक्षकारों को निष्पक्ष सुनवाई का मौका नहीं देती। सील कवर अदालतों के लिए है, ना कि सरकार के लिए। अदालत तय कर सकती है कि क्या सार्वजनिक हित में है और क्या दूसरे पक्ष को दिया जाना है। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर दूर तक जाएगा। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र के बड़े सवालों की तरफ इशारा किया है। साथ ही ये भी कह दिया है कि असहमति और विरोध को हर बार राष्ट्र विरोध का नाम नहीं दिया जा सकता। नई दिल्ली से संजय के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।
तेलंगाना में बीजेपी बीआरएस के बीच तकरार तल्ख होती जा रही है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय कुमार को पुलिस ने कल देर रात उनके करीमनगर में लिया। तेलंगाना बीजेपी चीफ को ऐसे समय हिरासत में लिया गया है जब 3 दिन बाद 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के दौरे पर आने वाले हैं। बंदी संजय कुमार को हिरासत में लिए जाने के बाद वहां स्थिति तनावपूर्ण बन गई। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी नेता को नालगोंडा जिले के बोमल्ला रामाराम पुलिस स्टेशन में ले जाया गया। 12 घंटे से अधिक बीत जाने के बाद भी पुलिस की तरफ से उनकी गिरफ्तारी की वजह नहीं बताई गई है। बीजेपी इस मामले को लेकर तेलंगाना हाईकोर्ट पहुंच गई है, जहां उनकी गिरफ्तारी को लेकर हेबियस कॉर्पस याचिका दायर की गई है। बीजेपी का कहना है कि उन्हें अवैध रूप से पकड़ा गया है। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद लगातार प्रदर्शन कर रही कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर भेदभाव भरी कार्रवाई का आरोप लगाया। उनका कहना है कि राहुल को 2 साल की सजा पर अयोग्य घोषित कर दिया गया, लेकिन अमरेली से बीजेपी सांसद नारायण कछाड़िया को 3 साल की सजा मिली और वो फिर भी बने रहे। उन्होंने एक एसटी डॉक्टर को तमाचा मारा था और जिस पर उन्हें यह सजा हुई थी। एनडीटीवी ने इस मामले में खड़गे के आरोप के बाद नारायण भाई कछाड़िया से बात की और उनका कहना है कि उन्हें सजा हुई तो वो अदालत गए, वो हाईकोर्ट से निराश होने के बाद सुप्रीम कोर्ट गए, तब उनकी सदस्यता बहाल हुई। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि एक एमपी ने गुजरात के उसने एक शेड्यूल कास्ट के डॉक्टर को मारा, तमाचा दिया, तब उसने वो केस रजिस्टर करवाया SC/ST एट्रोसिटीज और जो उसको मारा गया था IPC के तहत, लेकिन उसको उस MP को 3 साल की सजा हो गई। वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ, 16 दिन के बाद स्टे लेकर फिर आ सकता है। लेकिन राहुल गांधी जी को जब डिफेमेशन केस में 2 साल की सजा होती है, लाइटनिंग स्पीड में डिस्क्वालिफिकेशन होता है और गजट निकलता है। तो ये सही है, जो हुआ था वो सही है, लेकिन उसके बाद कोर्ट के दायरे में रहकर, कानून व्यवस्था के दायरे में रहकर मैंने जो प्रक्रिया से गुजरना था वो प्रक्रिया मैंने पूर्ण की और कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया। आज देश में कांग्रेस को किसी पे भी भरोसा नहीं है, इस देश के न्यायतंत्र पे भी भरोसा नहीं है, देश के इलेक्शन कमीशन पे भी भरोसा नहीं है, देश के संविधान पे भी भरोसा नहीं है, कि देश की कानून व्यवस्था पे भी भरोसा नहीं है। और तो जो राहुल जी को जो कोर्ट ने संदेश दिया तो उसमें इसी न्याय प्रक्रिया में से गुजरना चाहिए। उधर कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। एनडीटीवी से बातचीत में आजाद ने कहा है कि कांग्रेस में अध्यक्ष होना ना के बराबर है, क्योंकि वो खुद से कोई निर्णय नहीं लेते। लेकिन जो मुद्दा आपने उठाया था G23 जो बना था, चिट्ठी पत्री लिखी गई, वो तो कुछ इंप्लीमेंट हुआ है ना। आज कांग्रेस में चुनाव हुआ, एक नॉन गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष है। कहाँ हुआ? फिर आपने पढ़ा नहीं है, उसमें था ब्लॉक प्रेसिडेंट का इलेक्शन, नहीं हुआ। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं हुआ। CWC का नहीं हुआ। स्टेट नहीं, CWC प्रेसिडेंट सब नॉमिनेट किए, अभी किए कुछ अभी करने। लेकिन शुरुआत लोग कहते हैं एक शुरुआत हुई है ना कांग्रेस अध्यक्ष बना गया, वो भी नॉन गांधी है। लेकिन वो चलाता कौन है? वो थोड़ी चलाता, वो खुद बेचारा जहां कहते हैं पहुंचो वहां पहुंचना पड़ता। तो उनके बयान पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करके पलटवार किया है। उन्होंने लिखा है, गुलाम नबी आजाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों कांग्रेस ही सिस्टम और पार्टी नेतृत्व के लाभ भोगी रहे हैं, लेकिन अब हर गुजरते दिन के साथ वे प्रमाण देते हैं कि इस उदारता के वे योग्य नहीं थे। वे अपना असली चरित्र दिखा रहे हैं, जिसे उन्होंने इतने लंबे समय तक छुपा कर रखा था।
रामनवमी के मौके पर देश में कई हिस्सों में हिंसा भड़की थी। रामनवमी पर हुई हिंसा को देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है। गृह मंत्रालय ने अब हनुमान जयंती को लेकर एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में सभी राज्यों से कानून व्यवस्था बनाए रखने को कहा गया है। ये दिल्ली का जहांगीरपुरी इलाका है, जहां हनुमान जयंती से पहले फ्लैग मार्च हो रहा है। कई राज्यों में इसी तरह राज्य सरकारों ने सतर्कता बढ़ा दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी राज्यों को एडवाइजरी भेजी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के ट्वीट के अनुसार राज्य सरकारों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने को कहा गया है। इसके अलावा त्योहार का शांतिपूर्ण पालन करने और समाज में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले लोगों पर निगरानी रखने को भी कहा गया है। इस साल हनुमान जयंती 6 अप्रैल को है। गृह मंत्रालय की ये एडवाइजरी रामनवमी के त्योहार पर कुछ राज्यों में हुई हिंसा के बाद आई है। वैसे रामनवमी की हिंसा को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री ने खुलकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। 2 लोग हैं, समझ लीजिए, एक राज कर रहा है और दूसरा उसके साथ उसका एक है एजेंट है। अब वो मिलकर के ये सब इधर उधर कर रहा है, समझ गए ना। अगर कहीं भी 2 जगह पर जो किया वो एक चीज पर नजर है और पूरे बिहार पर नजर है। हम तो तत्काल मीटिंग किए। 30 मार्च को रामनवमी पर पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में हिंसा हुई थी। इसके बाद 3 दिनों इन राज्यों के कुछ इलाकों में तनाव बना रहा। इन राज्यों में करीब 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सबसे ज्यादा बिहार और पश्चिम बंगाल प्रभावित हुआ। बंगाल में मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा। अब हाईकोर्ट ने कहा है हनुमान जयंती पर राज्य सरकार अर्धसैनिक बलों की मदद ले, पुलिस रूट मार्च करे, राज्यों में लोगों का भरोसा और अमन बना रहे। दिल्ली से बिहार और पश्चिम बंगाल तक बदअमनी फैलाने की जो कोशिशें हो रही हैं, उससे ये पता चलता है कि देश भर में सांप्रदायिक ताकतें मजबूत होती जा रही हैं। इन पर काबू पाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है, न कि एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने की। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और रामनवमी के मौके पर बिहार शरीफ और सासाराम में हिंसा का मामला गरमाया हुआ है। आज बिहार विधानसभा में बीजेपी ने जमकर हंगामा किया। स्पीकर के शांत कराने पर भी विधायकों का हंगामा जारी रहा। इसके बाद बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा को मार्शल उठाकर बाहर ले गए। वो बिहार में हुई हिंसा पर बोल रहे थे। ये व्यवहार क्या हुआ? ये व्यवहार विपक्ष के साथ क्या हुआ? क्यों बाहर? बिहार में जो दंगा हुआ, जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, हिंदू के रामनवमी जुलूस पर पत्थरबाजी हुई, हिंदुओं को कत्लेआम किया गया। मैंने मुख्यमंत्री को सदन में आकर जवाब देने के लिए कहा। मुख्यमंत्री को सदन में आकर जवाब देने के लिए मैंने कहा। आसन ने निर्लज्जता दिखाते हुए, आसन ने एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए मार्शल आउट करने का काम किया। लोकतंत्र आज शर्मसार हो गया। सदन की मर्यादा को तार तार किया जा रहा है लगातार। आज ही आप देखे होंगे कि कई माननीय विपक्ष के सदस्यों ने सदन के अध्यक्ष को बेशरम कह करके संबोधित किया। मुझे लगता है कि देश के इतिहास में पहली बार किसी सदन के अध्यक्ष को बेशरम कहना लोकतंत्र को तार तार करने के बराबर है। तो फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे गृह मंत्री से मिले मुस्लिम धर्मगुरु, क्या बातचीत हुई, एक रिपोर्ट दिखाएंगे।
कल देर रात देश के बड़े मुस्लिम धर्मगुरुओं का एक प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचा। मुलाकात करीब 1.5 घंटे तक चली और मुलाकात में रामनवमी के दौरान हुई हिंसा से लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। पिछले हफ्ते बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद देश के बड़े मुस्लिम धर्मगुरुओं ने गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का वक्त मांगा। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार देर रात मुस्लिम धर्मगुरुओं के 16 सदस्यीय दल को मिलने के लिए बुलाया। प्रतिनिधि मंडल के अगुवा थे मौलाना महमूद मदनी। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने एक एक करके 14 बिंदु गृह मंत्री अमित शाह के सामने रखे। रामनवमी में बंगाल और बिहार में हुई हिंसा की जिम्मेदारी तय की जाए। हेट स्पीच देने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। धर्म के नाम पर हरियाणा में हुई जुनैद और नासिर की हत्या में इंसाफ कब मिलेगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर गृह मंत्री अमित शाह का क्या रुख है? देश में बढ़ रहे इस्लामोफोबिया को कैसे रोका जाए? समलैंगिक विवाह का पुरजोर विरोध हो और कर्नाटक में पसमानदा मुसलमानों का आरक्षण क्यों खत्म किया गया? मीटिंग में मौजूद मौलाना नियाज फारूकी का कहना है कि इन सवालों का अमित शाह ने सकारात्मक जवाब दिया। उनका जो पब्लिक के अंदर पोस्चर होता है, जो पॉलिटिकल उनकी स्पीचेस होती हैं, उससे ये डिफरेंट अमित शाह थे। ऐसी राज्यों की उन्होंने मिसालें दी हैं कि जिन राज्यों के अंदर उनकी हुकूमत नहीं है, उनके बारे में उन्होंने कहा कि हमने स्टेट गवर्नमेंट से किस तरह से वो करने की कोशिश की है, और उनकी ममता दीदी से बात हुई, उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया। मुस्लिम मौलानाओं को उम्मीद है कि इस मुलाकात के बाद बीजेपी सरकार और मुसलमानों के बीच जो जमी हुई बर्फ है वो कुछ पिघलेगी। मुस्लिम धर्मगुरु इस पहल को काफी सकारात्मक तौर पर देख रहे हैं, लेकिन अगर इस मुलाकात के बाद गृह मंत्री अमित शाह भी मीडिया से मुखातिब होते या बयान देते इस मुलाकात के बाद, तो शायद ये विश्वास जो मुसलमानों में पैदा करने की कोशिश हो रही है वो और पुख्ता होता। सहयोगी सुधीश कुमार राम के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र में मास्क और सैनिटाइजर का दौर फिर लौट रहा है। मंगलवार को 2 मौतें हो गई और उसके बाद सतारा जिले में मास्क को कुछ जगहों पर अनिवार्य कर दिया गया है। इस जिले में बीते 15 दिनों में कोरोना के एक्टिव मामलों में 200% बढ़ोतरी हुई है। महाराष्ट्र राज्य में कोविड से बीते 15 दिनों में 21 मौतें भी दर्ज की गई हैं। तो न्यूज़ एट में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।